वेलकम टू CLA पॉडकास्ट। लास्ट सीजन में हमने बात की थी रिगार्डिंग द लॉ एंड आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर अप करने वाले हैं जो आप लोगों ने CA फाउंडेशन में 12th में कवर अप नहीं किया हुआ, बट वो आपके आने वाले CA करिकुलम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो टुडे आई एम विद CA विशाल रॉल सर, जो आपके साथ कॉस्टिंग के अंदर टाइम लगाएंगे। हेलो सर। हेलो सर। सर आज इस पॉडकास्ट का पर्पज़ यही है कि जिन बच्चों को अभी CA इंटर की जर्नी स्टार्ट करनी है, कॉस्टिंग नाम तो सुना हुआ है। CA में अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th की अकाउंट्स में भी होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग नाम सुनते हैं, थोड़ा बहुत नाम से गैस हो जाता है कि कॉस्ट की कुछ बातें हो रही हैं। तो इस टॉपिक के साथ फैमिलियर कराने के लिए आज की पॉडकास्ट है। तो एक बार बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में क्या कुछ है जो डील करना है और कितना मुश्किल, कितना इजी, कितना स्कोरिंग, तो एक बार बताइए सर। सर एक्चुअल में ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 11th-12th में आपने एकेडमिक पार्ट पे पढ़ा नहीं है तो आप यहाँ बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम नर्सरी केजी में ABCD पढ़ते थे। एग्जैक्टली। तो कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई बच्चा 11th-12th में उसके बेस क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि सारे बेस कॉस्टिंग के आपके यहीं से स्टार्ट होंगे। वहां पे सिर्फ नाम था कॉस्टिंग, यहाँ आपको एक्चुअल में उसके सारे फंडामेंटल और टेक्निकल पार्ट सारे जानने को मिलेंगे। और जो आपने बात की कि ये सब्जेक्ट है कैसा, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है काफी स्कोरिंग है। ओके। बिकॉज प्रैक्टिकल पार्ट में है तो इसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आते हैं, थ्योरी भी है? सर थ्योरी आती है ऑलमोस्ट 20 मार्क्स की। बाकी 80 मार्क्स का जो कंटेंट होता है वो प्रैक्टिकल पार्ट में होता है। और जो कि नया पैटर्न आया उसमें शायद MCQ भी है 30%। जी सर। और 70% है आपका ऊपर। बिल्कुल सर। अब क्या होता है सर, प्रैक्टिकल पार्ट में बच्चों के लिए स्कोर करना इजी हो जाता है। आप एग्जाम्पशन इजीली कवर कर सकते हो, लाइक अकाउंट्स। अब बच्चों की अकाउंट्स अच्छी होती है तो उनके लिए क्या है कि अगर उनको 60, 70, 80 तक स्कोर करना उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अगर हम बात करें कि थ्योरेटिकल में बच्चों को याद करना होता है, थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। बट यहाँ पर आपको कुछ याद नहीं करना, जस्ट आपको एक समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको इजीली कवर अप कर सकते हैं। और ये टॉपिक इंटर के साथ फाइनल में भी कुछ कनेक्टेड है? सर यहाँ पर एक आपका टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके। इसका पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल में उसका सिर्फ नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके। अब क्या हुआ, आपने बेस तो बनाया CA इंटर में, ठीक है, बट वो आपके लिए एडवांस लेवल बन जाएगा CA फाइनल में जाके। और इंटर्नशिप में भी इस नॉलेज के बेस पर कुछ बच्चा एक्सपोजर पाता है या केवल ये बुकिश ही रह जाता है? सर जैसे इंटरनल ऑडिट वगैरह होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह यूज़ होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि हम कॉस्ट किसी कंपनी की अगर आप कोई एक्सपेंस शीट चेक कर रहे हो तो आप उसमें आप अपना इनपुट दे सकते हो कि आप इन एक्सपेंसेस को कैसे कम कर सकते हैं। तो मेनली कॉस्ट का पर्पस सिर्फ कॉस्ट निकालना नहीं है। कॉस्टिंग का मेन पर्पस है कि किसी कंपनी को आप गाइड करो कि कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। ओके। तो इसमें कुछ चैप्टर वाइज थोड़ा सा आइडिया देंगे कि लाइक जिससे थोड़ा आइडिया लग पाए, जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, फाउंडेशन से इंटर में आना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हाँ जिससे लगे कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो हमें डील करने पड़ेंगे इसमें। जैसे सर अगर मैं किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, ओके, तो उसके अंदर उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ लगेगी, जैसे रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है। तो हमें इसमें रॉ मटेरियल को कैलकुलेट करना है कि रॉ मटेरियल कितना, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेटल कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग पार्ट है। ठीक है। अब लेबर कितनी है, कितनी लेबर लगेगी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। लेबर कॉस्टिंग आ लेबर गया। कॉस्टिंग हो गया। ठीक है। ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो ओवरहेड कंपनी कॉस्टिंग में आ के, गया। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, वो सारा ओवरहेड कॉस्ट में कवर हो गया। ठीक है। तो कुल मिला के एक फैक्ट्री जीरो लेवल से स्टार्ट होती है, तो उसको जब प्रोसेसिंग में लेके चलते हैं तो यहाँ अंदर की सारी बारीकियाँ सिखाई जाती हैं। बिल्कुल सर। तो कहा जाए तो इससे प्रैक्टिकल तो पूरी CA में कुछ है भी नहीं। मोस्टली पार्ट सारा प्रैक्टिकल ही हो गया। अब आप प्रैक्टिकल इतना पढ़ लेते हो कि अगर आपको किसी चीज के बारे में लिखना भी हो ना तो आप खुद बना सकते हो। ओके। इसके बाद चैप्टर कौन से आते हैं ओवरहेड के बाद? अब जैसे सर आप मटेरियल की बात करी, हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करी, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन नहीं करती, सर्विस प्रोवाइडर हैं। ओके। तो जो सर्विस इंडस्ट्री है वो किस तरीके से कॉस्टिंग करेगी, तो उस पार्ट को भी इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कवर अप किया गया है। सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग। फैंटास्टिक। अच्छा, मैंने सुनने में आया शायद एक चैप्टर हटा भी है, ऐसा कुछ हुआ है अभी? सर एक्चुअल में क्या था कि पहले कॉस्ट और FM एक साथ आते थे। ठीक है। तो FM अलग हो गया, तो चैप्टर हटे नहीं है, बेसिकली चैप्टर कुछ ऐड हो गए हैं। ओके। तो सिलेबस एज सच जो पार्ट है हमारा, सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों के लिए है कि ये
पार्ट सिर्फ आपको इंटर क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना। आप इसके अगर बेस अच्छे हो गए आपके, आपको फाइनल में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहां पर अपना बेस अच्छा कर लिया। अच्छा, आपने इतने सारे बैचेस पढ़ाए हैं, तो इसमें कौन सा बच्चा है जो इसमें प्रॉब्लम फेस करता है कि भैया बैच तो पूरा ले लिया उसने, उसका अटेम्प्ट रुकता है, या फिर उसको कॉस्टिंग में किस टाइप के बच्चे को दिक्कत आएगी? सर अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, अगर बच्चा डेली रूटीन में क्लासेस अटेंड करे, ओके, जो हम जैसे होमवर्क देते हैं बच्चों को, अगर बच्चा घर जाके रिवाइज करे डेली बेसिस पे, अगर आप क्या करते हो, बच्चा क्या करता है बेसिकली कि वो ना बहुत सारा सिलेबस इकट्ठा कर लेता है, डेली रूटीन में हजम नहीं कर पाता उसको। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको इसके तो साथ। सिलेबस कहीं लॉ का भी है, कहीं टैक्स का भी, कहीं अकाउंट का भी, कहीं कॉस्टिंग का भी, फिर बाद में इकट्ठा खुद करने पे जाएगा तो उसको दिक्कत आ जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसमें फॉर्मूला वगैरह भी हैं कुछ चैप्टरों में? सर जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ना, तो आप इस लेवल तक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम कि बच्चा फॉर्मूला खुद बना ले, याद ना करना पड़े। याद ना करना पड़े। ओके, इस चैप्टर की अच्छी खासियत ये है कि आप इसका बेस एक्चुअल में हर चीज लॉजिकल है। और इसको पूरा करने में लगभग बच्चे को कितना टाइम लगेगा? अगर बच्चा मान लो फैब मिड से स्टार्ट करता है, सर तो कॉस्टिंग almost- फर्स्ट टाइम कर रहा है कोई, ओके, ऑलमोस्ट उसको 2 मंथ टू 3 मंथ्स का उसका टाइम है। प्रॉब्ली थ्री मंथ्स के अप्रोक्स 3 मंथ्स के अप्रोक्स हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, और बाकी साथ के साथ उसके टेस्ट भी होते हैं ओके। कि ताकि ये पता लगे कि बच्चा कहाँ पे लेक कर रहा है, कोई चैप्टर किस में उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ डाउट है उसके। अभी टेस्ट से याद आया, जो मे अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, आज उनका पूरा फुल सिलेबस का आज कॉस्टिंग का ही टेस्ट था। ओके, तो कॉस्टिंग का फुल सिलेबस टेस्ट, जैसे हमने फैब में 2 सीरीज, फिर मार्च में 2, तो बच्चा जब टाइम पे सिलेबस कंट्रोल में करेगा तो फुल सिलेबस की प्रैक्टिस के बाद जा पाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। ये जो आपने टेस्ट की बात की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब सिलेबस कर लेते हो, आपको ये रियलाइज नहीं होता कि आपका सिलेबस तो हो गया, एग्जैक्टली। बट कितने टाइम ड्यूरेशन में एक आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में तो आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 घंटे में आपको करना है 100 नंबर का पेपर। आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट आपको ये नहीं पता कि वो 3 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है क्या। डेफिनेटली। हर क्वेश्चन के लिए एक अलग टाइम आपको, मतलब जितना बच्चा 12th में लगाता है, अपने स्कूल में प्री बोर्ड दिया, उतना भी अगर बच्चा सीए में लगा के चला जाए तो ये जो हुआ मचा हुआ कि पेपर रुक जाता है। अच्छा, आप अपने दिनों की अगर याद करें और आज के टाइम के अंदर बच्चे को आप डील करते हैं, तो कुछ बच्चे की प्रैक्टिस में या इनपुट में कुछ फर्क दिखता है आपको? सर मेन है डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में। हाँ, ये जो आजकल मोबाइल फोन्स हैं, इंस्टा उस टाइम क्योंकि पे सर हमारे टाइम पे फोन इतने हाईटेक नहीं थे, एक कीपैड वाले थे। कीपैड वाले थे, तो एक डिस्ट्रैक्शन ये था कि बस थोड़ा सा MP3 FM पार्ट था। बट आज अगर हम बात करें कि आज बच्चा हर चीज उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बच्चा ना इस नाम से भी आता है कि मैं वहाँ की वीडियो देख लूँ, वहाँ की वीडियो देख लूँ, वो PDF देख लूँ, वो कलेक्शन वो 10 करके रख लेगा, बिल्कुल। बट पूरा एक भी नहीं कर पाता है। फिर मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि बेटा आप ना सिर्फ एक फोकस बना लो कि आपको जो सर करा रहे हैं आपने वो कवर अप करना है, जस्ट दैट्स सफिशिएंट। क्लास में जो हुआ आप अगर वो भी घर जाके कर लोगे ना सर, तो बच्चा अपने आप ही उसको दिखेगा अपने अंदर फर्क कि मुझे कितना सिलेबस मेरे कंट्रोल में है। मेन है कंट्रोल रखना। एग्जैक्टली। देखो सर, जैसे अभी आपने टेस्ट पेपर्स की बात की, स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट टर्म होता है, फिर सेकंड टर्म होता है, फिर प्री बोर्ड आते हैं, फिर बोर्ड आते हैं, और उनके बीच में उनके यूनिट टेस्ट चलते रहते हैं। बट सीए वाले पार्ट में ना होता क्या, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो टेस्ट लेते हैं, जैसे हम कंडक्ट करते हैं टेस्ट डेली रूटीन में, 2 चैप्टर हुए, 3 चैप्टर हुए, तो टेस्ट उसके साथ चैप्टर वाइज टेस्ट चलेंगे। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जैक्ट, पता लग जाता है ना कितने पानी में है, बिल्कुल। कहाँ काम करना है, कौन सा पार्ट वीक आ रहा है। अब वही चीज़ एग्जाम डेज में जाके पता लगे, फिर नर्वस वैसे हो जाए कि यार ये तो हो ही नहीं पाया। अच्छा, दूसरा मेरे को ये जानना है कि जब ICI का स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, मॉक टेस्ट, अब ये बच्चे ने फाउंडेशन में तो एक ट्रस्ट जीत लिया है कि सर पेपर इसी के इर्द गिर्द आता है। इंटर वाले बच्चे को आप क्या सलाह देंगे कि आपका ICI का मेन ध्यान कहाँ रहता है, किस टॉपिक से पूछता है वो, क्या मटेरियल सफिशिएंट है? सर जब मैं CA कर रहा था तो सर मैंने भी सिर्फ स्टडी मटेरियल को ही प्रायोरिटी दी थी। ओके। बिकॉज जो आपका सिलेबस होता है, आपका स्टडी मटेरियल हर चीज़ कवर कर रहा है, हर तरह का लेवल, जो भी
अगर कोई टॉपिक उन्होंने ऐड ऑन भी किया है तो उससे रिलेटेड उन्होंने इलस्ट्रेशन उसके अंदर फॉर्मुलेट की है। अगर वो चीज़ें फॉर्मुलेट हो रही हैं तो सर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चा इसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो 2-4 चीज़ें और इधर उधर ट्राई करता है। आप सिंपल रहो। देखो, जब आप जितना ज़्यादा सिंपल रखते हो ना चीज़, आपके फेवर में रहती है वो। आप जितना ज़्यादा इधर उधर 4 किताबें और उठा लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब में वही है। और मैं ये कहता हूं कि आप 200 क्वेश्चन कर लो। 200 क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ 5 क्वेश्चन कर लो चैप्टर के, दैट सफिशिएंट। क्योंकि आपके वो 5 क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट को हाँ, वो लोग मिला के, फैकल्टी आप ऐसा होना चाहिए जो वो काम के वो कंटेंट जिसमें सब कुछ कवर हो वो करवा दे। सर ऐसा तो ठीक है। बाकी ये है कि मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि सर बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, ताकि अगर उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको वो लॉजिक समझ में आ गया, तो ना तो उसको कोई फॉर्मूला परेशान करेगा, ना ही कोई क्वेश्चन। अगर मैं उसको 20 क्वेश्चन करा दूं, एग्जामिनर 21वां क्वेश्चन भी बना देगा। एग्जैक्टली। बट अगर उसको कॉन्सेप्ट आता है तो मैं कह रहा हूं कि 500 क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल, बेसिक स्ट्रांग होने के बाद तो कुछ भी कर सकता है वो। यस। ओके, दूसरा एक चीज़ और मैं कवर कराना चाहूँगा, सीए का एग्ज़ाम दे रहा है वो, तो कॉमन सी बात है इसमें अटेम्प्ट तो जिनका रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। वैसे तो हमने अभी लास्ट वीक में मीटिंग जो करवाई थी, पास आउट बच्चों से मीटिंग हुई थी, तो उसमें मिले थे वो बच्चे कि हाँ भी बाद में अटेम्प्ट मैटर नहीं करते हैं, बट फिर भी बंदा कई बार अपने आप को जज करने लग जाता है। उनको क्या थोड़ा सा आप मोटिवेशन के लिए क्या थोड़ा इनपुट्स देंगे कि हाँ बेटा रीस्टार्ट, 12th फेल में है ना, रीस्टार्ट। बेटा देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये नहीं होता कि आप पास होते जा रहे हो। अगर आपने इनिशियल स्टेज पे फेलियर देख लिया तो आपको समझ में आ गया क्या लेवल है, तो आप अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लोगे। ऐसा ना हो कि आपको अभी पता ही नहीं चल रहा कुछ, आप चले जा रहे हो लाके जाके सीए फाइनल में जाके आपको दिक्कत शुरू हुई। अब आपको पता लग गया सीए का लेवल क्या है, कितनी सीरियसनेस आपको चाहिए, अपना किस तरीके का एटीट्यूड है जिसकी वजह से आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे, है ना। तो स्टार्टिंग में आप अगर आपने फेलियर देख लिया तो आपके लिए आगे की जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाती है, बिकॉज आपको पता चल गया कि फेलियर का टेस्ट कैसा है। तो फिर आप आगे सीए फाइनल आप सोचोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ बेनिफिट तो है। बेनिफिट तो बिल्कुल है सर। तो अगर अब तो रिजल्ट आ ही चुका है, तो अगर नेगेटिव आया है तो इस ये भी कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ये जरूरी नहीं कि जो आपका अभी बच्चा निकल चुका है वो सीए पहले बन जाएगा, हो सकता है वो थोड़ा फ्लो में निकल भी गया हो और बाद में वो दिक्कत दे उसको। बट जिनका नहीं निकला है वो अगर अभी अलर्ट हो गए तो आगे इंटर फाइनल में स्पीड उसकी मिल जाती है। सर इसको आप ये कह सकते हो कि कोई जर्नी पहले स्टार्ट करता है, कोई थोड़ा सा लेट स्टार्ट करता है, कोई रास्ते में जाके थोड़ा ब्रेक लगा लेता है कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ, ऐसे कुछ बच्चे भी देखे हैं मेरे को, नाम तो ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा, 16 बैच के 17 बैच के भी, क्योंकि इंस्टा रील्स देखता हूँ, बहुत एडवांस बच्चे थे, मतलब इंटर में भी फाउंडेशन में भी। लेकिन जब उनके दोस्तों से बातचीत होती है, सर उसका वहाँ उन चक्करों में घूम गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर के अंदर उसको लाइटली लेता है, फिर वो टैग से बहुत दूर रह जाता है। तो इसलिए ये झटके जो हैं थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं उसके अंदर। वही फिर घूम फिर के वही बात आती है कि डिस्ट्रैक्शन। अगर जिसको फेलियर मिल गया वो उसको पता है अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आगे चल के, तो थोड़ा सा एडवांटेज रहता है इस पार्ट पे जाएं तो। बट जिनका सर क्लियर हो गया, जिनका जो अटेम्प्ट है वो क्लियर हो चुका है, उनको भी ये बोलना चाहूंगा कि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। एग्जैक्टली, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अब ज्यादा बढ़ जाएगी कि अब तो सीए बन के निकलेगा, असली गेम अब शुरू हुआ है। यस। सो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन से कुछ क्लैरिटी हुई होगी, और ऐसे और टॉपिक्स हम ट्राई करेंगे। ये नई शुरुआत है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जो भी कंटेंट आप कवर करवाना चाहते हैं। एंड जिन्होंने भी अभी इंटर के अंदर स्टार्टिंग करनी है, मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ गोल्डन अटेम्प्ट। इसको ना लाइटली मत लो, इसको आप स्टार्टिंग से ऐसे मानिए कि भैया मेरे को ना नवंबर अटेम्प्ट नहीं देना, मेरे को ये मई वाला अटेम्प्ट देना जो आपके बीच में आ रहा है। तो आप अपने सिलेबस को ना उस अकॉर्डिंगली करें। इस बार इलेक्शंस हैं, मे बी अटेम्प्ट की डेट्स शिफ्ट हों थोड़ी सी, तो टाइम आपके पास मिल जाएगा। तो हम सर 4 सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के हैं और एक अपना ग्रुप 2 का है, कॉस्टिंग से ग्रुप 2 के अंदर आता है। तो उस बेसिस पर ये दोनों जो हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2, ये मैनेजेबल है, बच्चा इतना हैंडल कर पाएगा? बिल्कुल मैनेज कर पाएगा, क्योंकि सर ऑल्टरनेट डेज क्लास होंगी। एग्जैक्टली। तो स्टार्टिंग में अभी स्टार्ट करोगे तो आपके पास काफ़ी टाइम है।
अगर आप ये करो कि अभी आप बच्चा क्या है पास हो गया, बच्चा कई बार ये सोचता है मैं केवल 3 सब्जेक्ट ही लेके चलूं और फिर देखता हूं। नहीं सर, फिर देख नहीं पाएगा ना, फिर टाइम नहीं रहेगा उसके पास। एग्जैक्टली। और अब भी क्या है वो पास हुआ है, तो अब ऐसा नहीं कि पास हो गया तो ला एक हफ्ता थोड़ा सा घूम फिर लूं इधर उधर, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे ना थोड़ा फन लगेगा, क्योंकि आपके अंदर अब एनर्जी बढ़ चुकी है, Exactly. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। ठीक है, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ अगर आप अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही रिजल्ट आया है उसके 1-2 दिन बाद ही आप स्टार्ट कर देते हैं, तो ज्यादा आपके पास एडवांटेज रहेगा। तो जोश में होश नहीं खोना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपके फीडबैक के साथ। आपके डेमो स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नंबर ऑलरेडी आपके पास शेयर हो चुका है, नीचे कैप्शन भी होगा 9999938336। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।